देखते हैं। दूसरा चैप्टर है भूमि संसाधन। भूमि संसाधन में सबसे पहले देखते हैं भूमि उपयोग। हमारे दैनिक जीवन में भूमि का महत्वपूर्ण स्थान। हम भूमि का उपयोग कृषि के लिए, उद्योग के लिए, पशुपालन करने के लिए, आवास बनाने के लिए, बांध बनाने के लिए, इन सभी में भूमि का उपयोग किया जाता है। लेकिन यदि हम भूमि का उपयोग करते हैं, लेकिन भूमि का उपयोग हमको समुचित ढंग से, संतुलित ढंग से, यदि हम अधिकाधिक मात्रा में भूमि का उपयोग करेंगे तो भूमि समाप्त नहीं होती है, लेकिन भूमि की जो उपजाऊ शक्ति है वो नष्ट हो जाती है। भूमि का उपयोग विभिन्न प्रकार से की जाती है। भिन्न प्रकार से भूमि का उपयोग किया जाता है। भूमि का उपयोग समय समय पर बदलता है। जिस भूमि का उपयोग हम कृषि कार्य करते हैं, आज में भूमि उद्योगों के लिए या नगरीकरण के लिए या ध्रुवीकरण के लिए उपयोग किया जाता है। तो भूमि का जो उपयोग है समय समय पर बदलता रहा है। आज जिस भूमि का हम उपयोग कृषि कार्य करने के लिए करते हैं, वहाँ उद्योगन या नगरीकरण या बसाहट, आवास के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है। यदि हम इसका चित्र देखें, भूमि का जो उपयोग है उनका चित्र बना हुआ है। इसका हम उपयोग करते हैं। भूमि का उपयोग 1950 और 1951 और भूमि का उपयोग 2010 और 2011 दोनों का आधार पर यदि हम देखें तो दोनों की भूमि में परिवर्तन आया, भूमि के उपयोग में परिवर्तन आया। इसी को हम पॉइंट के आधार पर समझाते हैं। चित्र में लिखा हुआ है जितने भी भूमि है इनका उपयोग और कितने % भूमि का उपयोग की जाती थी और आज कितने % भूमि का उपयोग हो रहा है, इन सबको इस चित्र में बताया गया है। तो पहला देखते हैं वन भूमि। जो भूमि वनों से आच्छादित, जिस भूमि पर पेड़ पौधे पाई जाती है उसको हम वन भूमि कहते हैं। और वनों से हमको अनेक प्रकार की लकड़ी की प्राप्ति की, चाहे जलावन लकड़ी हो या इमारती लकड़ी हो। वनों से हमको फल फूल, जड़ी बूटी आदि की भी प्राप्ति होती है। अब हम देखते हैं जो वन भूमि है, वन भूमि का उपयोग तो हो गया। वन भूमि के अंतर्गत हम देखें वनों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। वन हमारे भारत देश में यदि हम देखें तो वनों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। वनों से हमको ऑक्सीजन गैस की प्राप्ति होती है। वन कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अवशोषित कर प्राणी जगत के लिए ऑक्सीजन प्रदान करती है। वन कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो असंतुलन होती है इसको संतुलित करने में भी सहायक होती है। वनों पर वन्य जीव निवास करते हैं। वनों पर वन्य जीव निवास करते हैं। वन्य जीव जंतु होते हुए आश्रय प्रदान करते हैं। वन में वन्य जीव को आश्रय प्रदान करते हैं। इनके अलावा वन जहाँ सघन वन पाई जाती है वहाँ की जो भूमि होती है, भूमिगत जल मतलब पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो जल की प्राप्ति होती है इसको हम भूमिगत जल कहते हैं। जैसे हम कुआं के माध्यम से, नलकूप के माध्यम से भूमिगत जल को बाहर निकालते हैं। तो पेड़ पौधे होते हैं या वन में भूमिगत जल को ऊंचा बनाया जाता है, मतलब भूमिगत जल की जो स्तर होती है ऊंचा होता है। ये हो गया वनों से लाभ। अब वनों से लाभ प्रत्यक्ष लाभ और अप्रत्यक्ष लाभ, दो प्रकार से
इसके अलावा देखते हैं हमारे भारत देश में यदि भूमि का विस्तार देखें, इसमें आपको बताएंगे भूमि वन भूमि 1950-99 हमारे भारत देश में वन भूमि सिर्फ 14% थी। अब ये बढ़ करके 2010-11 में 23% वन हो गए, वन भूमि हो गए। इस प्रकार के देखें 1950 से 2010-11 का फिगर 60 वर्षों में वन भूमि में विस्तार हुआ, वन भूमि का विस्तार हुआ है। लेकिन 2010 के बाद हम देखें तो वन भूमि स्थिर बनी हुई पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए, पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए 33% भाग में वनों को बनाना है। पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए 33% भाग में या पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए 33% भाग में वनों का होना आवश्यक है। लेकिन यदि हम देखें तो हमारे भारत देश में सिर्फ 23% भाग में वन भूमि है। इस प्रकार पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए हमको 33% भाग में वनों का होना आवश्यक है। दूसरा है उपवन भूमि, जिस भूमि पर बाग बगीचे लगे होते हैं, जिस भूमि पर बाग बगीचे लगे होते हैं या जिससे हमको जिस भूमि के पेड़ पौधों से हमको फल की प्राप्ति होती है, इनको हम उपवन भूमि कहते हैं। अब उपवन भूमि देखिए, उपवन भूमि 1950 में 7% थी। वे अभी वर्तमान में देखें तो उपवन भूमि का जो प्रतिशत है वो कम होकर के 1% हो गया। क्यों? क्योंकि आज जो बाग बगीचे वाले पौधे हैं इनको काट कर, बाग बगीचे वाले पौधों को काट करके क्या की जा रही है, वहां कृषि कार्य की जा रही है, जिसके कारण उपवन भूमि कम हो गई। इसके बाद दूसरा है कृषि भूमि। कृषि भूमि जिस भूमि पर कृषि कार्य की जाती है उनको हम कृषि भूमि कहते हैं। यदि हम वर्तमान में देखें तो भारत एक विशाल देश है। भारत की विशाल जनसंख्या को खाद्यान्न की आपूर्ति कृषि से होती है। जैसे हमने कहा खाद्यान्न फसल, चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये है खाद्यान्न फसल। इनके अलावा उद्योगों को कच्चे माल प्रदान करने के लिए भी, उद्योगों के लिए कच्चे माल प्रदान करने के लिए भी हमको कृषि से कच्चा माल प्राप्त होता है। जैसे गन्ना है, कपास, जूट है, चाय है, ये सभी हमको कृषि से प्राप्त होते हैं और एक उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में कार्य करते हैं। अब कृषि भूमि का यदि हम प्रतिशत देखें तो कृषि भूमि का प्रतिशत 1950 में 42% और 2010-11 में बढ़कर के 40% हो गया, एक प्रतिशत है। तो यदि हम फिगर 60 वर्षों की देखें तो हमारे भारत देश की जो कृषि भूमि है इनका प्रतिशत नाम मात्र वृद्धि हुई, इसके प्रतिशत में नाम मात्र की वृद्धि हुई। पहले 42% थे 1950 में, अभी बढ़ करके 40%। इसके बाद चलता है अकृषि भूमि। अकृषि भूमि जिस भूमि पर कृषि कार्य नहीं की जाती इसको हम अकृषि भूमि कहते हैं। जैसे हम देखते हैं पर्वत, हिमाच्छादित पर्वत, पठार, रेत के टीले, मकान, आवास के मकान बनाए जाए, उद्योग धंधे, बाग, नदी, ये सभी अकृषि भूमि के अंतर्गत आता है। इसके अलावा देखते हैं आज वर्तमान में यदि देखें तो अकृषि भूमि का उपयोग अधिक मात्रा में बसाहट के लिए,
अधिक मात्रा में की जा रही। जो अकृषि भूमि है इस पर यदि हम देखें तो हमारे भारत देश में अकृषि भूमि 1950-51 में, अकृषि भूमि में 1950-51 में हम देखें तो 4% थी। अब ये बढ़ करके 2010-11 में 9% हुई। क्यों हुई? क्योंकि आज यदि हम देखें तो हमारे भारत देश में अधिक मात्रा में आधुनिकीकरण, नगरीकरण, नए वाहन का निर्माण की जा रही है। इस रूप में इसका उपयोग किया है, जिस कारण जो कृषि भूमि है इसमें वृद्धि हो गई। बढ़ती भूमि वे भूमि होती है जिस पर कृषि कार्य करते हैं, लेकिन कृषि कार्य करने के बाद उस भूमि को छोड़ दिए जाते हैं, इसको हम बढ़ती भूमि कहते हैं। अब बढ़ती भूमि दो प्रकार की होती है, वर्तमान बढ़ती भूमि और पुरानी बढ़ती भूमि। बढ़ती भूमि दो प्रकार की है, वर्तमान बढ़ती भूमि और पुरानी बढ़ती भूमि। वर्तमान बढ़ती भूमि वे भूमि होती है जिस पर किसान में कृषि कार्य करते हैं, लेकिन उनको कृषि कार्य करने के बाद 1 साल के लिए छोड़ दिया जाता है। 1 साल के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि उसमें उपजाऊ शक्ति, ताकि उसमें ह्यूमस की मात्रा में वृद्धि हो। यदि किसी भूमि को 1 साल के लिए खाली छोड़ दी जाती है तो उस भूमि में या उस भूमि की उपजाऊ शक्ति पुनः वापस आ जाती है। यह है वर्तमान बढ़ती भूमि। और दूसरा है पुरानी बढ़ती भूमि। पुरानी बढ़ती भूमि वे भूमि होती है जिसमें कृषि कार्य करने के बाद 1 साल से ज्यादा छोड़ देगा, जिसमें कृषि कार्य करते हैं लेकिन 1 साल से अधिक उनको छोड़ दी जाती है और उनमें वो बंजर भूमि में परिवर्तित हो जाती है, बंजर भूमि के रूप में परिवर्तित हो जाती है। यह है पुरानी बढ़ती भूमि। अब 1950-51 में देखें तो बढ़ती भूमि 10% थी। 1950-51 में बढ़ती भूमि 10% थी। और यदि 2010-11 में देखें तो बढ़ती भूमि में कमी आई 8% में। क्यों? इसका मुख्य कारण क्या है? कि आजकल हम देखते हैं कि नगरीकरण के कारण या औद्योगिकरण के कारण अधिकाधिक मात्रा में बढ़ती भूमि अधिग्रहण की जा रही है, सरकार के द्वारा अधिग्रहण की जा रही है, जिसके कारण बढ़ती भूमि में कमी है। इसके बाद देखते हैं बंजर भूमि। बंजर भूमि वे भूमि होती है जिस पर कृषि कार्य करना संभव नहीं होता है। इसमें मुख्य रूप से खड्ड होता है, महाखड्ड जिसको हम कहते हैं, या पर्वतीय भूभाग, पहाड़ी भूभाग होती है जिसको हम बंजर भूमि में शामिल करते हैं। और बंजर भूमि में मुख्य रूप से इसका उपयोग जलावन के लिए लकड़ी की प्राप्ति होती है। बंजर भूमि से हमको जलाने के लिए लकड़ी की प्राप्ति होती है। अब इसमें देखते हैं 1950-51 में बंजर भूमि 21%, 1950-51 में बंजर भूमि 21% थी और 2010-11 में कम सिर्फ 10% बंजर भूमि है। तो बंजर भूमि को उपयोग भी आजकल देखें अधिक मात्रा में कृषि कार्य करने के लिए जो भूमि थोड़ी कम उपजाऊ उसमें कृषि कार्य की जा रही है, और बाकी जो भूमि है बंजर भूमि जिसमें उद्योग, नगरीकरण, बांध बनाई जाएगी या सड़क का निर्माण की जाएगी या हवाई अड्डों का निर्माण किया जाएगा। इस प्रकार बंजर भूमि का उपयोग किया जा रहा है, जिस कारण बंजर भूमि की मात्रा में कमी आई। सातवां है चराई भूमि। चराई भूमि वे भूमि होती है जिसको उपयोग चारा घाट में किया जाता है। चराई भूमि वे भूमि होती है जिनको उपयोग पशुओं को चराने के लिए चारा घाट में उपयोग किया जाता है, जिसको हम चराई भूमि। चराई भूमि
क्योंकि वो बंजर भूमि है, पड़ती भूमि है, तो आज किराए भूमि के रूप में परिवर्तित हो गई। यह हो गया भूमि संसाधन के अंतर्गत भूमि का उपयोग। और इसका चित्र है, कभी कभी परीक्षा में चित्र दिया जाता है, ये दोनों चित्र आपको दिए गए। अब चित्र देखकर आपको उत्तर लिखना है। क्वेश्चन दिया जाता है, क्वेश्चन का आपको उत्तर इसमें लिखना है। यह हो गया भूमि संसाधन और भूमि का उपयोग। इसके बाद देखते हैं भूमि अधिग्रहण अधिनियम। भूमि अधिग्रहण अधिनियम। भूमि अधिग्रहण अधिनियम। आज हम देखते हैं कि हमारे भारत देश में भूमि का उपयोग तो किया जाता है, ये सब भूमि उपयोग है, लेकिन सरकार को यदि भूमि की आवश्यकता पड़ती है, यदि सरकार को भूमि की आवश्यकता पड़ती है तो सरकार में चाहे निजी भूमि हो या सार्वजनिक भूमि हो, कोई भी गांव की व्यक्ति की निजी संपत्ति या सार्वजनिक गांव की सामूहिक संपत्ति होती है या सार्वजनिक संपत्ति होती है, उनको सरकार में अधिग्रहण कर सकती है। यदि कहीं सड़क का निर्माण करना है या बांध का निर्माण करना है, हवाई अड्डे का निर्माण करना है, उद्योग केंद्र स्थापित करना है, नगरीकरण का विस्तार करना है, इन सब के लिए सड़क बना रहे हैं, रेल की पटरियां बिछाना है, इन सब के लिए रेल मार्ग का निर्माण करना है, इन सब के लिए हमको क्या करना पड़ता है, सरकार को क्या करनी पड़ती है, भूमि को अधिग्रहण करनी पड़ती है, भूमि को अधिग्रहण करना पड़ता है। अब भूमि के अधिग्रहण के बदले, भूमि के अधिग्रहण के बदले सरकार को भूमिपति उनको मुआवजा देना पड़ता है। और जो मुआवजा होती है वे मुआवजा की जो राशि होती है सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है, सरकार द्वारा तय की जाती है। अब कौन सी भूमि पर कितना मुआवजा दिया जाए, उस गांव की भूमि की यदि कीमत कम है या भूमि की कीमत ज्यादा है तो उस आधार पर सरकार में मुआवजा नहीं देती, मुआवजा सरकार निर्धारित करती है, सरकार के द्वारा दिया जाता है। लेकिन इसमें किसानों में और सरकार में, क्योंकि इसमें किसान है सरकार है, इसमें दोनों में एक बात नहीं बन पाती, इनका विरोध किया जाता है किसानों द्वारा, जिसकी निजी संपत्ति है उनके द्वारा इसका विरोध किया जाता है, क्योंकि वास्तव में भूमि की कीमत अधिक है लेकिन सरकार उसे कम कीमत देती है। इन्हीं कारणों से सरकार और किसानों के बीच हमेशा विवाद की स्थिति बनी रहती है। और इसी विवाद की स्थिति से बचने के लिए सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 पारित किए गए, बनाए गए। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 बनाए गए ताकि किसानों को उसकी भूमि अधिग्रहित जो भूमि है उनके बदले उनको वास्तविक मुआवजा दिया जा सके।